अंकुर अक्सर श्वेता से मिलने कोठे पर आता था। हर दूसरे दिन अंकुर कोठे पर जाता जहां उसे श्वेता से प्यार हो गया और श्वेता भी उसे अपना दिल दे बैठी। एक रोज, श्वेता, चलो मैं तुम्हें इस नरक से दूर बाहरी दुनिया में ले चलता हूँ। हम दोनों शादी करके अपनी गृहस्थी बसाएंगे और इज्जत की जिंदगी जिएंगे। वहां तुम्हें मान सम्मान और इज्जत भरी जिंदगी मिलेगी, साथ ही इज्जत का काम कर सकोगी। यूं रोज रोज तुम्हें अपना जिस्म नहीं बेचना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें और इस कीचड़ में नहीं रहने दे सकता। नहीं अंकुर, वैश्याओं को कहीं भी इज्जत नहीं मिलती, इसलिए छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर और चले जाओ यहाँ से। इसका मतलब तुम्हें बिल्कुल भी अपने अंकुर पर भरोसा नहीं है ना? ठीक है, फिर अभी इस चाकू से मैं अपनी कलाई काट लेता हूँ, फिर तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। श्वेता ने उसके हाथ से चाकू छीन लिया और उसके सीने से लगते हुए बोली, अपनी सांसों से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ तुम पर, लेकिन समाज से मुझे डर लगता है। क्या ये समाज मुझे आम लड़कियों जैसी जिंदगी जीने देगा? मैं एक बार इस नरक से निकल गई तो यहाँ के दरवाजे हमेशा के लिए मेरे लिए बंद हो जाएंगे। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दे पाओगे? क्या लोगों से कह पाओगे कि एक वैश्या तुम्हारी पत्नी है? उफ़ डार्लिंग, मैं प्यार करता हूं तुमसे। हाँ, कुछ दिन भले ही हमें तंगी में काटने होंगे क्योंकि मेरे परिवार वाले हमें इतनी जल्दी अपनाएंगे नहीं, इसलिए तुम अपने साथ कुछ पैसे, गहने और जो भी कीमती सामान हो वो रख लेना। मैं रात को 2 बजे पीछे वाली खिड़की की तरफ तुम्हारा इंतजार करूंगा। अंकुर ने श्वेता को अपने प्यार के जाल में इस कदर फंसा लिया था कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई। बचपन से जवानी तक प्यार के लिए भटकने वाली श्वेता को जब सच्चा प्यार मिला तो वो उसे पाने के लिए छटपटाने लगी और उसके साथ घर बसाने के सपने देखने लगी। और ये सपना उसे हकीकत की दुनिया में ले जाने के लिए काफी था। उसने ये बात अपनी सहेली मंजू को बताई। देख श्वेता, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, तू एक बार और सोच ले। इन लड़के जात पर भरोसा करना सही नहीं है। ये अपने मजे के लिए कोठे पर आ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ की लड़की को अपने घर की इज्जत नहीं बना सकते। तू गलत समझ रही है मंजू, हर लड़का ऐसा नहीं होता। तू देखना मैं उसके साथ कितना खुश रहूंगी। रात को अंकुर उसका इंतजार कर रहा था। श्वेता ने अपना सारा कीमती सामान एक बैग में रखा और खिड़की से नीचे पहले अपना बैग फेंका और फिर रस्सी के सहारे नीचे उतर आई। रात में सभी पहरेदार सो रहे थे, इसलिए किसी की भी उस पर नजर नहीं गई। श्वेता आज बहुत खुश थी। आज वो आजाद थी। अंकुर उसे लेकर रेलवे स्टेशन की ओर गया। कुछ देर बाद वो ट्रेन में बैठे। हम कहाँ जा रहे हैं अंकुर? हम लोग माधवपुर जा रहे हैं। वहां मेरा दोस्त रहता है, उसने सब इंतजाम कर लिया है। थोड़ी देर में ट्रेन चलने लगी। फिर बीच रास्ते में जब श्वेता को भूख लगी तो अंकुर ने उसे समोसे लाकर खाने को दिए। उनको खाते ही श्वेता की आंखें भारी होने लगी। अंकुर, मुझे ना बहुत तेज नींद आ रही है, तो मेरे इस बैग का ध्यान रखना। कुछ ही देर बाद अगला स्टेशन आ गया। अंकुर ने चुपचाप वो बैग उठाया और वहां से चला गया। कुछ घंटे बाद सुबह के 9 बज गए। टीटी वहां आया और उसने श्वेता को उठाया। ए लड़की, उठो, सभी स्टेशन खत्म हो गए। कहाँ जाना है तुम्हें और तुम्हारी टिकट कहाँ है? मेरी टिकट? अंकुर, वो कहाँ है? उसने हर तरफ देखा, ना उसे कहीं अंकुर दिखा और ना ही अपना बैग। अंकुर कहाँ गए? और मेरा वो बैग कहाँ है? उन्हीं के पास मेरी टिकट थी। डिब्बा पिछले 1 घंटे से खाली हो गया है। लगता है घर से भाग कर आई हो और वो तुम्हें चकमा दे गया। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? माधवपुर। हाँ, यही नाम बताया था उसने। पागल लड़की, इस नाम की यहाँ कोई जगह नहीं है। वो तुम्हें टोपी पहना गया। अब टिकट तो छोड़ो, लेकिन जल्दी से यहाँ से उतर जाओ, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, समझी? चलो जाओ यहाँ से। श्वेता ट्रेन से उतर गई। उसके तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके सारे सपने एक पल में टूट गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। अब उसके पास कुछ नहीं था, न पैसे, न कपड़े, न रोटी, न छत। और वो पूरी तरह से गरीब हो चुकी थी। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? इज्जत न सही, कम से कम पहले सर पर एक छत तो थी। वो रोने लगी। चलते चलते वो मंदिर की ओर चली गई और वहीं सीढ़ियों पर कुछ भिखारियों के पास जाकर बैठ गई। आते जाते लोग उसे प्रसाद और फल देकर जाने लगे। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। वो सिर्फ फल और प्रसाद ही खाकर पेट भर लेती। अब तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि लोग उसे देखते ही भगा देते। कोई उसे काम नहीं देता। गंदे बदबूदार कपड़े और बाल बिखरे हुए वो भिखारियों वाली जिंदगी जीने लगी। मंदिर में जो भी आता वो उसे प्रसाद और फल के अलावा कुछ नहीं देता। सब्जी रोटी खाने के लिए तो जैसे वो तरस ही गई थी। वो ढाबे पर जाकर कुछ खाने को मांगती तो लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। कितने दिन हो गए साहब, मेरी रोटी सब्जी नहीं खाई, मुझे रोटी सब्जी दे दो ना साहब। ए चल जा यहाँ से। हमने ये ढाबा तुम भिखारियों के लिए नहीं खोल रखा, बल्कि धंधा करने के लिए खोला, समझी? ऐसे ही समय बीता। एक रोज वो कूड़ेदान में से रोटी सब्जी तलाशने लगी, तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आई।
क्या बात है बेटी, तू रो क्यों रही है और इस कूड़े में से क्या ढूंढ रही है? मुझे रोटी सब्जी खानी है, कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया। अच्छा अच्छा, तू मेरे घर चल, मैं तुझे रोटी सब्जी खाने को देती हूँ। वो बूढ़ी औरत उसे अपने घर ले गई और उसे रोटी सब्जी खाने को दी। उसे खाते ही श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। पहले उसके पास कितने पैसे और गहने थे, लेकिन आज हालत ये हो गई कि वो भीख मांगकर गुजारा कर रही थी। भगवान करे उस अंकुर को उसके कर्मों की सजा जरूर मिले। उसने एक लड़की का दिल दुखाया है, ये हाय है मेरी उसे। कुछ देर बाद टीवी पर खबर आई कि एक आदमी रोड एक्सीडेंट में मारा गया। वो और कोई नहीं बल्कि अंकुर था। ये देख श्वेता बहुत खुश हुई। क्या बात है बेटी, बड़ी खुश लग रही है। फिर उसने बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताई। अच्छा हुआ, उसे उसके कर्मों का फल मिल गया। बेटी तू अब से मेरे साथ ही रह, मुझ बुढ़िया का भी कोई सहारा नहीं है। मैं गरीब यहीं रोटी सब्जी का ठेला लगाती हूँ, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। ये सुनकर श्वेता बहुत खुश हुई। फिर दोनों मिलकर साथ में रोटी सब्जी बनाकर एक फैक्ट्री के बाहर बेच दी। कुछ दिन बाद बूढ़ी अम्मा की तबीयत खराब हुई तो श्वेता अकेले ही सब्जी रोटी बनाकर ठेले पर बेचने लगी। उसके हाथ की सब्जी रोटी सबको बड़ी पसंद आई और अब उसका ठेला काफी अच्छा चलने लगा। उसने बूढ़ी अम्मा का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाया, जिससे वो जल्दी ठीक हो गई। लेकिन अब श्वेता ने उन्हें गल्ले पर बिठा दिया और अकेली ने सारा ठेला संभाल लिया। दिन पर दिन वो दोनों तरक्की करती गई और एक रोज उन्होंने खुद का बड़ा घर खरीद लिया। फिर कुछ समय बाद उन्होंने खुद की दुकान खोल ली। अब सब श्वेता की खूब इज्जत करते और उसे खूब प्यार सम्मान देते। श्वेता अब अपनी इस नई जिंदगी में बेहद खुश थी। माँ, तुम रो क्यों रही हो? बेटा तेरे नाना जी की तबीयत बहुत खराब है, हमें जल्दी से गांव जाना होगा। पर माँ, नाना जी को क्या हुआ? ललिता की बात सुनकर छोटा रौनक भी उदास हो गया। ये कहानी है ललिता और उसके 6 साल के बेटे रौनक की। ललिता के पति मुकेश की बहुत पहले ही मौत हो गई थी। मुकेश के जाने के बाद रौनक की जिम्मेदारी ललिता पर ही थी। वो मेहनत मजदूरी करके रौनक और अपना पेट पाल रही थी। उस दिन ललिता को पता चला कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ये सुनते ही ललिता ने फौरन कुछ कपड़ों की एक पोटली बनाई और रौनक को साथ लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ पैदल ही चल पड़ी। माँ, हम ट्रेन से जाएंगे? हाँ बेटा, इस टाइम गांव जाने के लिए कोई बस नहीं मिलेगी, इसीलिए ट्रेन से जाना पड़ेगा। अच्छा सुनो माँ, कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लग रही है। ललिता के घर से रेलवे स्टेशन की दूरी बहुत ज्यादा थी और पैदल चलते चलते रौनक को बहुत तेज भूख लग गई थी। ललिता ने अपनी पोटली खोली तो उसमें 2 सूखी रोटी रखी थी और साथ में एक प्याज था। सूखी रोटी देखकर रौनक का मुंह बन गया, लेकिन वो भी जानता था कि उसकी माँ ललिता और वो बहुत तेजी में स्टेशन के लिए निकले थे। रौनक ने चुपचाप रोटी और प्याज खाया और ललिता की गोद में ही सो गया। फिर थोड़ी देर बाद, उठ रौनक, देख ट्रेन आ गई, चल बेटा जल्दी उठ जा। अरे वाह, कितने दिन बाद आज हम ट्रेन में जाएंगे। रौनक को ट्रेन में बैठने की खुशी थी, लेकिन ललिता के आंसू थम नहीं रहे थे। उसे तो अपने पिता की चिंता सता रही थी। पूरे सफर के दौरान रौनक बस खिड़की के पास बैठकर बाहर की चीजों को निहारता रहा। वहीं ललिता बस सीट पर पीछे सिर टिकाए बैठी रही और अपने पिता की सलामती की दुआ करती रही। लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। ललिता के पिता की मौत हो चुकी थी। उस दिन ललिता बहुत रोई। पिता का अंतिम संस्कार कर ललिता रौनक को लेकर वहां से चली आई। पिता के गम में वो ये बात भूल ही गई थी कि उसके साथ छोटा बच्चा भी है और रास्ते में। माँ, भूख लगी है। रौनक की बात सुनकर ललिता को होश आया। उसके पास रौनक को देने के लिए कुछ नहीं था। तभी वहां से एक आदमी गुजरा जो चिप्स और केक बेच रहा था। भैया, चिप्स हैं क्या? नहीं, चिप्स तो नहीं है, लेकिन बस ये एक केक बचा है। अच्छा, कितने का है? छोटे वाले तो सारे बिक गए, बस ये 60 वाला है। बताइए, दे दूं? ललिता ने अपनी साड़ी के पल्लू में लगी गांठ खोली तो उसमें कुल मिलाकर बस 40 रुपए ही थे, जिन्हें देखकर वो केक वाला खुद ही वहां से चला गया। रौनक भी समझ गया कि केक लेने के लिए उसकी माँ के पास पैसे नहीं है और खिड़की की तरफ देखने लगा। रौनक बहुत ही समझदार था। उसने अपनी माँ से फिर कोई जिद नहीं की। कई घंटों के सफर के बाद ललिता और रौनक अपने स्टेशन पहुंच गए। वहां पहुंचते ही रौनक रोने लगा। ललिता समझ गई कि अब रौनक से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी वहां एक दुकान से आवाज आई।
पूरी सब्जी खा ले, ये 20 रुपए में ही है। उस आदमी की आवाज सुनकर ललिता को ऐसा लगा जैसे उसकी मुराद पूरी हो गई। ललिता ने सोचा कि वो 2 आलू पूरी खरीदेगी, एक रौनक खाएगा और एक वो भी खा लेगी। उसने भी तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। ललिता ने 40 रुपए देकर आलू पूरी खरीदी। में बहुत थोड़े से आलू और सिर्फ 2 ही पूरियां थी। ये देखकर ललिता ने अपना डिब्बा भी रौनक को दे दिया। रौनक ने पेट भरकर खाना खाया और फिर शाम को। माँ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और 3 बार उल्टी भी हो चुकी है। इतना कहते ही रौनक बेहोश हो गया। ललिता फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने उसे बताया कि रौनक को फूड पॉइजनिंग हुई है। ललिता को समझते देर नहीं लगी कि ये सब उस आलू पूड़ी की वजह से हुआ है जो उसने रेलवे स्टेशन से खरीदकर रौनक को खिलाई थी। फिर पूरे 1 हफ्ते बाद जब रौनक की तबीयत में कुछ सुधार हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, वो आलू पूरी बहुत ही गंदी थी। मैं उसी से बीमार हुआ हूँ। पता नहीं मेरे जैसे और कितने बच्चे बीमार होंगे उन गंदे अंकल की आलू पूरी खाकर। रौनक ने $1,00,000 की बात कही थी, जिसे सुनकर ललिता सोच में पड़ गई। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद ललिता को उसके जीवन का मकसद मिल गया और नया रोजगार भी। ललिता ने स्टेशन के पास ही अपनी नई झोपड़ी बनाई और वहीं बड़ी सी कढ़ाई रखकर एकदम ताजी आलू की सब्जी और गर्मा गर्म पूरियां तलने लगी। आ जाओ, बस 20 रुपए में 6 पूरी और ढेर सारी सब्जी खा लो। उसकी बनाई आलू पूरी बहुत ही स्वाद बनी थी और सिर्फ 20 रुपए में अब वहाँ हर किसी का पेट भर रहा था। तभी वहाँ एक औरत आई। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था, जिसे देखकर रौनक ने कहा, आराम से खाओ और जितना जी चाहे उतना खाओ। इसे खाकर तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, क्योंकि ये आलू पूरी मेरी माँ ने बनाई है, उन गंदे अंकल ने नहीं। मासूम रौनक की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगे और सामने खड़ा आदमी अपने बासी आलू पूरी के डिब्बे समेटने लगा। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।